Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mamoon Tayyab, and I'll be teaching you people company accounts which is relevant for O and ASLab. अच्छा, ये जो पेजेस हैं ये पेजेस व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियोस बड़ी स्क्रीन पे 2 दफ़ा देखनी होगी, फिर इसके इंडिविजुअल पार्ट्स। कंपनी की डेफिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो हमें ये पता है बिजनेस के और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर जो अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं। तो कंपनी की डेफिनेशन उन्होंने वहाँ पढ़ी होती है। 3 फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप होते हैं बेसिकली। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ओनरशिप, एक इंडिविजुअल बिजनेस रन करता है। अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, रिस्क भी उसका होता है, रिवॉर्ड भी उसका होता है। और वो अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन होता है, यानी अंडर द लॉ ऑफ लैंड वो एक लीगल एंटिटी नहीं होती, सेपरेट एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई इलीगल काम कर रहा होता है, बल्कि लीगल एंटिटी का मतलब ये ना होने का मतलब ये है कि इन केस अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ओनरशिप बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो उस इंडिविजुअल को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कंपनसेट करनी पड़ती है, जो वो उस बिजनेस का ओनर होता है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ओनरशिप में बहुत बड़ी लिमिटेशन है, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ी डीमेरिट है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल ऑपरेशंस हम एज अ सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ओनरशिप नहीं कर सकते। दूसरा फॉर्म ऑफ ओनरशिप होता है पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेकिन 20 से कम लोग मिलके जब बिजनेस करते हैं, कलेक्टिवली तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाते हैं और इंडिविजुअली वो पार्टनर्स कहलाते हैं। ठीक है जी। उसमें भी यही है, उसमें एडवांटेज तो ये है कि जी कैपिटल पूल अप हो जाता है, कैपिटल ऐड हो जाता है तो रिटर्न्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ओनरशिप में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, ड्यूटी शेयर हो जाती हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डीमेरिट के तौर पे हम पढ़ते हैं, लेकिन बहरहाल ये कोई डीमेरिट है नहीं एक्चुअली पार्टनरशिप का। प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता है तो फिर डिस्ट्रीब्यूट भी होगा अमंग पार्टनर्स, सबने रिस्क लिया है। लेकिन इसका भी एक बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये भी अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होते हैं अंडर द लॉ ऑफ लैंड। ये लीगल एंटिटीज नहीं होती हैं, यानी अगर अगर ये बिजनेसेस डिफॉल्ट कर जाएं तो इनको इनके लॉसेस को पार्टनर्स ने अपनी प्राइवेट पॉकेट से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंपनसेट करना होता है, पूरा करना होता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसलिए लोग अपने बिजनेस को एक लीगल एंटिटी का स्टेटस दिलवाने के लिए इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। और इनकॉर्पोरेट करवाने का मतलब है एक कंपनी फॉर्म करते हैं। कंपनी है क्या? कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है एस्टैब्लिश्ड बाय नेचुरल ह्यूमन बीइंग, और पर्पस इसका होता है टू रन अ बिजनेस अंडर अ कॉमन नेम। यानी अगर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिल के अगर अपने बिजनेस को अंडर द लॉ ऑफ लैंड, यानी जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस मुल्क में, जिस स्टेट में, जिस टाउन में रह रहे हैं, अगर उस लॉ के तहत अपने बिजनेस को एज कंपनी रजिस्टर कराएं, और रजिस्टर कराने के बाद फिर वो एक कॉमन नाम से बिजनेस करें, तो वो जो कंपनी होती है वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है। और लीगल एंटिटी का मतलब है इन आइज ऑफ लॉ, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से उस कंपनी को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करनी पड़े तो उसके जो मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स यानी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको अपनी प्राइवेट पॉकेट से, प्राइवेट पर्सनल पॉकेट से उसके लॉसेस को पूरा करना नहीं होता, और उनका लॉस उतना ही होता है जितना उन्होंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है। ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है, इसलिए आप देखेंगे कंपनी जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है, कोई बड़ा बिजनेस करना होता है, तो आप एक लीगल कवर लेके करते हैं और एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। दुनिया में हर मुल्क में कंपनी स्टैब्लिश करने के अलग अलग लॉज हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, और वो प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक लीगल स्टेटस। ये याद रहे कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट तो तीनों पे अप्लाई होता है, लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी पे अप्लाई होता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन, द पर्सन हु ओन्स द बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन। तो वो तो सोल ट्रेडर में भी अप्लाई होता है, पार्टनरशिप में और कंपनी में, सब में अप्लाई होता है। लेकिन लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि अगर आपका बिजनेस अंडर द लॉ ऑफ लैंड रिकग्नाइज है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तभी आपको ये प्रिविलेज होगा कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी आप को अपने प्राइवेट रिसोर्सेज को सब्जेक्ट टू लिक्विडेशन नहीं करना पड़ेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे अमंग होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ among shareholders among stakeholders to compensate for loss। ऐसा नहीं होगा। कंपनी में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो कंपनी के ओनर्स को मिलते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर्स।
यहाँ पे हमने किया कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एस्टैब्लिश्ड बाय नेचुरल ह्यूमन बीइंग टू रन बिजनेस अंडर अ कॉमन नेम। दो तरह की कंपनीज होती हैं जो लॉ परमिट करता है आपको रजिस्टर कराने के लिए एज नेचुरल ह्यूमन बीइंग। दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसका जो कैपिटल होता है वो अमंग वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो कि जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया होता है। और ये यूजुअली फैमिली ओन्ड कंपनीज होती हैं या फ्रेंड सर्कल ओन्ड कंपनीज होती हैं। और इनका पर्पस ये होता है कि लीगल कवर तो मिल जाए, लेकिन हम लोग रहेंगे आपस में, हमारा लिमिटेड रहेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। और हमारी कंपनी को कोई बाहर से आके शेयर होल्डर नहीं बन सकता, यानी कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हमने जिन्होंने बनाई है सिर्फ यही लोग इन्वेस्टर हैं और वो आप लीगल कवर देते हैं। ओन एंड रन बाय फैमिली और फ्रेंड्स होता है ये। और शेयर्स यानी राइट ऑफ ओनरशिप जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ट्रांसफरेबल नहीं होता। और ट्रेडिंग नहीं हो सकती शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फैमिली ओन्ड कंपनी। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है, आप लेदर काम करते हैं, आप चार फैक्ट्री, चार भाई हैं, चारों मिलके बिजनेस करते हैं, उनके बच्चे भी बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब चार फैक्ट्रियाँ, उन्होंने आप कागज पे एक कवर लिया हुआ होता है, ऑन पेपर यू आर अ कंपनी। प्रैक्टिकली ये होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो चारों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो उसकी, जो भी या जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, यानी हर एक बंदे ने क्या किया होता है कि कंपनी का जो कैपिटल होता है उस कैपिटल में से एक सर्टेन अमाउंट की होती है, यानी उसने ये समझे कि जिन्होंने कंपनी बनाई होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉर एग्जांपल ABCD ने बनाई और बिजनेस करना है $1 करोड़, तो सबने 25-25 लाख डॉलर कंपनी का एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलता है उसमें डाल दिए। और अब कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगी, कंपनी नॉन करंट एसेट्स खरीदेगी, कंपनी लेबर एक्वायर करेगी, कंपनी प्रोडक्शन करेगी, कंपनी माल बेचेगी, कंपनी एक्सपेंसेस पे करेगी, तो कंपनी एक लीगल एंटिटी बन गई। ठीक है, एक सेपरेट तो एंटिटी था ही, एक लीगल एंटिटी बन गया। और वो बस उन चार लोगों पर है जिन चार लोगों ने बनाया था। ठीक है ना, ट्रांसफरेबल नहीं है वो, यानी उन चारों में से कोई एक चाहे कि मैं आप शेयर को और खरीद ले तो वो बेच दूं मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाके, ऐसा नहीं हो सकता। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कंपनीज अपने कंपनीज के जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है और उसको बाइंग एंड सेलिंग को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, यानी उसको फैसिलिटेट करने वाले जो लोग होते हैं वो ब्रोकर्स कहलाते हैं। और ये बात आपके लिए जानना ओ लेवल्स अकाउंटिंग में ए स्टाइल लाने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप स्टैब्लिश कर सकते हैं अंडर द लॉ ऑफ लैंड, अंडर द लॉ ऑफ कंपनी। आपने मुल्क में रहते हुए एक प्राइवेट कंपनी, जिस मुल्क में आप हैं उस मुल्क में रहते हुए आप एक प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ये जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा, उन डॉक्यूमेंट्स में ये लिख देते हैं कि हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब है हमारे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। और जो जनता है, आवाम है, वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन सकती है। Owned by shareholders, usually managed by majority shareholders by getting elected as director। जिस तरह जो लोग कंपनी बनाते हैं ना उनको प्रमोटर्स कहा जाता है, जो कंपनी का फॉर्मेशन का आइडिया लेके आते हैं ना वो लोग कहलाते हैं प्रमोटर। अब फॉर एग्जांपल आपने कंपनी मैंने ये कंपनी बनानी है, मैं हूँ और मेरे बड़े भाई हैं और मेरे एक एक दोस्त हैं। हमें गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा आइडिया है और हमारे पास जो चाहिए, हमारे पास एक आइडिया है, प्रोजेक्ट चाहिए, हमें $50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दरकार है। और हम लोगों के पास मिसाल के तौर पे जो है वो $30 करोड़ है। तो हम क्या करेंगे, एक कंपनी फॉर्म करेंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये जो $20 करोड़ हैं ये जनरेट करेंगे बाय इशूइंग द राइट ऑफ ओनरशिप, जिनको हम शेयर्स कहते हैं। शेयर्स क्या होता है, राइट ऑफ ओनरशिप। हम इशू करेंगे पब्लिक को कि जिसको हमारी कंपनी का प्रोपोर्शनेट मालिक बनना है, यानी शेयर होल्डर बनना है, वो हमारे शेयर्स खरीद ले। तो जो 50 करोड़ का कंपनी शेयर कैपिटल रेज करी है उसमें से $30 करोड़, 10-10 करोड़ मेरे दो दोस्त और मैं मिल के डाल देंगे कंपनी के बैंक अकाउंट में। लेकिन $20 करोड़ का जो शेयर है ना वो जवाम को, आवाम को, जनता को इशू होगा। कोई 50,000 के शेयर ले लेगा, कोई 15,000 के ले लेगा, कोई 1 लाख के ले लेगा, कोई 2 लाख के ले लेगा, कोई 10,000 के ले लेगा।
तो ये जो है ये माइनॉरिटी कहलाती है। $20 करोड़ माइनॉरिटी और $30 करोड़ मेजॉरिटी। कंपनी के जो डे टू डे अफेयर्स हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उस कंपनी की मैनेजमेंट को रन करने वाले, चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो हम ही तीन होंगे, क्योंकि हम ही तीन लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया था। मेजर शेयर होल्डर्स हमारी ही है, मेजर शेयर होल्डिंग हमारी है। अब हम चाहे अपने अब मैनेजमेंट को रन करने के लिए हम तीन कंपनी के पेरोल पे यानी एम्प्लॉय पे पेड डायरेक्टर्स रख सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है जानने की। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जी कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, जनता को करती है, पब्लिक को करती है, उस पब्लिक में वो लोग भी शामिल होते हैं जिन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की होती है, और वो भी कंपनी के शेयर्स खरीद के उसके मालिक बन जाते हैं। फिर क्या होता है, एक मीटिंग होती है जब कंपनी बन जाती है, तो एक मीटिंग होती है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स आते हैं और वो अपने डायरेक्टर्स का इलेक्शन करते हैं। इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, ये हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। इलेक्शन की क्या मोडेलिटीज़ है, ये हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली चलती है, उसी तरह ये कंपनी के मामला भी यूजली चल रहे होते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाते हैं और वो फिर कंपनी के अफेयर्स को रखते हैं, ठीक है। फिर उनका मेजॉरिटी शेयर, और फिर उसके पास जितने शेयर्स हैं वो जब चाहे जहाँ जब चाहे जिसको चाहे बेच सकता है, और अपने नाम पे चाहे किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है स्टॉक बाइंग। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो होती हैं जिनकी शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज में हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं जिनकी बाइंग एंड सेलिंग रिस्ट्रिक्टेड होती है, और वो फैमिली ओन्ड कंपनी। कंपनी दोनों तरह की होती हैं, और कंपनी जो है वो स्टैब्लिश करने वाले नेचुरल ह्यूमन बींग्स। अब जब कंपनी स्टैब्लिश होती है तो फिर कंपनी स्टैब्लिश होने का क्या मतलब है, कंपनी फॉर्म कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है ये, ठीक है ना। ये आपने बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो लोग बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, आइडिया होता है, उनको प्रमोटर्स कहते हैं, और वो रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास जाते हैं। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऑफिस है भाई, मुल्क में, जिस रीजन में, जिस स्टेट में, जिस टाउन में आप एक कंपनी को रजिस्टर करा रहे हैं, उस कंपनी उसको रजिस्टर कराने के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड आप रजिस्टर करा रहे हैं ना। तो उस लॉ ने आपको बताया होगा कि भाई ये, और ये दफ्तर है, ये बंदा है, ये डेजिग्नेशन वाले बंदे हैं, आपने इनके पास जाना है और एप्लीकेशन फाइल करना है। तो वो जिनके पास डेजिग्नेशन होता है, जो लॉ के अकॉर्डेंस में कंपनी की फॉर्मेशन की एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं, रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर कंपनी को फॉर्मेशन का सर्टिफिकेट देते हैं, वो ऑफिस कहलाता है रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जब रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं भैया आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। यानी हम तीन लोग गए कंपनी बनाने के लिए, तो हम रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लिख के गए, तो हम कोई सादे कागज़ पे एप्लीकेशन लिख के जाएंगे तो नहीं चलेगी। वो कहेगा कि भैया डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, फाइल बनती है आपकी, आप लोग वो फाइल बना के लेके आए। उसके बाद हम उस फाइल का रिव्यू करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और फाउंड एंड गुड अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर हम आपको इनकॉर्पोरेशन दे देंगे, यानी कंपनी इस्टेब्लिश करने का आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। लीगल प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो वो हमसे कहेगा कि जी आपको तीन डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, ठीक है ना। मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाकर आपको समझाने की कोशिश, इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन निकाल लेते हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस तो आपको पता ही नहीं है कुछ, क्योंकि आप तो लेदर की जैकेट बना के बेचने वाले लोग हैं। आपको क्या पता लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, और लीगल लीगल चीज़ें क्या होती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यानी जिन्होंने कंपनी बनाने का सोचा है, प्रमोटर्स, वो को बंदा हायर करेंगे जिसका काम ही यही होगा, वो कहलाते हैं लीगल एडवाइजर्स। उस लीगल एडवाइजर के पास आप जाएंगे, उससे कहेंगे यार हमें कंपनी बनानी है, पेज नंबर 2 पे आप, तो वो कहेगा ठीक है जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो आप बना देते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कंपनी का नाम क्या होगा, और कंपनी के नाम के साथ कंपनी का पैसा कितना होगा, कैपिटल कितना होगा, कंपनी का काम क्या होगा, कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश होगी, ये आपको बताता है सिचुएशन क्लॉज। कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है इन इट्स लाइफ, ये बताता है कैपिटल क्लॉज। और फिर कंपनी का काम क्या होगा और कंपनी का नाम क्या होगा, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है ये एक डॉक्यूमेंटेड होता है, प्रिंटेड होता है, इसको फिल इन करते हैं, और उसको फिर हम फिल इन करवाते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन जो हमारी है वो हम देते थे लॉयर को, लॉयर को फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर्म में
लेके आना शुरू कर। जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनको हम अवॉइड करना ज़रूरी है, जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, बीइंग द शेयर होल्डर, बीइंग द डायरेक्टर। कंपनी के जो प्रोसीजर्स हैं वो हमारी अपनी मर्जी से नहीं होते, के लिए कुछ हमें लीगल फॉर्मेलिटीज की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए कंपनी के डिसीजन लेने होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको फॉलो करना कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स पे ज़रूरी है। जाहिर है जो डायरेक्टर्स हैं वो भी तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ही है ना, वो ज़रूरी है उनको फॉलो करना। उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच कंपनी नीड टू बी ऑपरेटेड। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देकर समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने किसी डायरेक्टर को निकालना है, मिसकंडक्ट, आप ऐसे नहीं कह सकते हो उठो चलो दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं कर सकते। उसको निकालने का एक प्रोसीजर है, कानून में लिखा हुआ है कि भाई अगर निकालना है तो ऐसे निकलेगा, और लाना है तो ऐसे लाना है, और बोर्ड मीटिंग बुलानी है तो ऐसे बुलानी है, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी है शेयर होल्डर्स की, तो मीटिंग करनी है भाई, कोई मशवरा करना है, कोई ओपिनियन लेना है, या ये कि कोई रेजोल्यूशन पास करनी है, तो उसका जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। जैसे आप सुनते होंगे नेशनल असेंबली में खड़े होकर लोग वाह वाह कर रहे होते हैं कि ये आर्टिकल के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फलानी क्लॉज के खिलाफ है, नहीं हो सकता, वो कहते हैं हो सकता है, आर्ग्यूमेंट होती है, फिर वेट होती है। बिल्कुल इसी तरह कंपनी के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अब ये कोई कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में वो लीगल एडवाइजर नहीं बना रहा होता, वो कम बना रहा होता, बल्कि होता ये है कि जो कंपनी लॉ है ना जिसके तहत आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसी के अंदर एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डमी गिवन होता है, और उसको अडॉप्ट करते हैं कि जी हमने ये फॉलो, जो हमें लॉ में गिवन ऑटोमेटिकली आपके लिए काम आता है। जब प्रोस्पेक्टस जब आर्टिकल्स बन जाते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट बनता है प्रोस्पेक्टस। फिर थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी आपको अखबार में भी प्रिंट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, अंडर द लॉ अखबार में भी ये प्रिंट होता है जब कंपनी अपने शेयर इशू कर रही होती है। प्रोस्पेक्टस ये बताता है कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स की शोहर और बीवियाँ या बीवी कौन है, स्पाउसेस के नाम बताने पड़ते हैं आपको। आपको बताना पड़ता है कि आप अगर किसी और कंपनी का डायरेक्टर हैं तो कौन सी कंपनी है। यानी ये सब प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस इज डॉक्यूमेंट गिवन टू थर्ड पार्टी so that the parties who are willing to invest in, or the banks who are willing to give loan, or any other reason, any other stakeholder should know about what company is all about and who are the people behind the company. ठीक है, तो that is prospectus। ये तीनों चीज़ें जब दे देते हैं आप रजिस्ट्रार के पास जाती हैं, रजिस्ट्रार देखता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ बने, कंप्लाइंस ऑफ लॉ हो गई है, कोई वायलेशन नहीं हुई है, तो उस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी बन जाती है, कंपनी पैदा हो जाती है। और अब जो कंपनी काम करेगी वो कंपनी के नाम पे काम करेगी, और जो उसके डायरेक्टर्स हैं वो उस प्रॉफिट को, कंपनी के प्रॉफिट को जो है वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे, एक्सपेंसेस शो करेंगे, रेवेन्यू शो करेंगे, वर्थ ऑफ बिजनेस शो करेंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स एक्चुअली काम कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, और फ्री डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, ठीक है ना। यानी कंपनी अपने इनकॉर्पोरेट होने के बाद फिर अपनी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑपरेट हो रही होती है, और उसके जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो रहे हैं और इस कंपनी का operations होते हुए। यहाँ तो सब थियोरेटिकल बात थी, मुझे बोलते हुए नींद आ रही है तो आपको सुनते हुए नींद आ रही होगी, लेकिन आपको नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपने पेपर देना है, मुझे आ नहीं सकती है, इसलिए कि मैंने पेपर नहीं देना, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे जो कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में आप बार बार यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम उसको रेफरेंस कर लेते हैं, ये थ्योरी में भी आपसे लिखने को पूछ सकता है। देखिए कंपनी जब कैपिटल जनरेट करती है ना, तो कंपनी का कैपिटल ना दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, आप को समझ में आनी चाहिए। कंपनी का जी कैपिटल डिसाइड हुआ है जी 50 करोड़ डॉलर। अब 50 करोड़ डॉलर तो कंपनी ने पे कर दिया कि जी 40 करोड़ डॉलर तो हम ऑर्डिनरी शेयर से देंगे, इशू से। ऑर्डिनरी शेयर इशू करने का क्या मतलब है, कंपनी अपना शेयर मार्केट में फ्लोट कर देती है। अब कैसे करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ओ लेवल अकाउंटिंग में इस डायरेक्ट रेट लेने के लिए जाना जरूरी नहीं है। कंपनी ऑपरेट कैसे करती है भाई, जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है तो कंपनी का एक ऑफिशियल बैंकर होता है। कंपनी को 50 करोड़ डॉलर चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कंपनी अखबारों में इश्तेहार लगाती है, वो अखबार जिसकी सर्कुलेशन उस
स्टेट में, उस टाउन में, उस रीजन में हो जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, वहाँ इश्तेहार लगाती है कि जी हमारा बैंकर मीज़ान बैंक है या बैंक लबीब है, और किसी को हमारी कंपनी के शेयर्स चाहिए तो उस बैंक में जाए, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे, साथ में हमारा अमाउंट है शेयर का पे कर दे, तो हम उस कंपनी को उस बंदे को शेयर कर देते हैं। तो वो जो शेयर्स होते हैं कंपनी जो इशू करती है वो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, और ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर कोई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी डिविडेंड गारंटी नहीं होता कंपनी की तरफ से। और इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जब ऑर्डिनरी शेयर बंदा खरीदता है तो उसका ये राइट हो जाता है, कंपनी की जब भी मीटिंग बुलाती है, चाहे वो एनुअल मीटिंग हो साल के आखिर में, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कभी भी हो सकती है, उसमें जब कंपनी इन लोगों को बुलाएगी तो ये लोग वोट कास्ट कर सकते, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का राइट। ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं? राइट ऑफ ओनरशिप गिवन टू शेयरहोल्डर एट मिनिमम लीगल वैल्यू दैट इज पार। कंपनी अपना जब शेयर इशू करती है तो उसकी एक लीगल वैल्यू होती है, साल में 10 रुपए है, 10 रुपए से कम कमी शेयर बाहर $1 भी है और $50 सेंट्स भी है, डिपेंड करता है। तो कंपनी मिनिमम लीगल वैल्यू होती है उसकी पार वैल्यू, यानी कंपनी उस पार वैल्यू, ये हर मुल्क में अलग अलग वैल्यू हो सकती है, अलग अलग पार वैल्यू हो सकती है। यानी कंपनी जब भी शेयर इशू कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है यूनिट्स के अंदर, उन यूनिट्स को कहा जाता है राइट ऑफ ओनरशिप, जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। तो कंपनी का 50 करोड़ का कैपिटल है तो उसमें से कंपनी ने जी कि मेरे पास $1 लाख पड़े थे तो मैंने $1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। मेरा शेयर कैपिटल इस कंपनी के पूल में कितना हो गया? $1 लाख। कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, कंपनी उस प्रॉफिट में से मुझे $1 लाख की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो भी कंपनी ने रिटर्न डिक्लेयर किया होगा उस रिटर्न में से मुझे, ठीक है जी? ये तो कहलाता है ऑर्डिनरी शेयर। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी कहती है कि यार ये क्या दो दो चार चार पाँच पाँच 100 शेयर्स के लिए हम आवाम के पास जाएं, जनता के पास जाएं। कंपनी किसी बड़े इन्वेस्टर को तोड़ लेती है और उससे कहती है कि जी आपको हम गारंटीड सर्टेन परसेंटेज फिक्स डिविडेंड का यानी रिटर्न का यानी प्रॉफिट का देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। आप हमारी कंपनी में 10 साल के लिए इतने शेयर इन्वेस्ट कर, इतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उसमें से सबसे पहले ये लोगों को डिविडेंड यानी प्रॉफिट दिया जाता है। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर अमाउंट होती है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में जाती है, ठीक है जी? तो राइट इशू क्या होता है? अच्छा, जिनको हम राइट इशू करते हैं यानी जिनको हम राइट शेयर देते हैं, उनका फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड यानी प्रॉफिट में शेयर होता है कंपनी के, और दूसरा जो होता है उनका कोई राइट ऑफ वोटिंग नहीं होता। कंपनी को कोई मैटर आ जाए डिसीजन मेकिंग का, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं डिवेंचर्स। ये क्या कह रहे हैं? राइट ऑफ ओनरशिप गिवन टू शेयर होल्डर अगेंस्ट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल, यानी कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी सबसे पहले अपना प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेगी, बाद में जो लेफ्ट ओवर होगा उसमें से फिर बाकी अप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ करेगी। डिबेंचर्स, कंपनी पैसा जमा करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकती है, और अगर कंपनी लॉन्ग टर्म लोन लेती है तो उसको कहा जाता है डिबेंचर। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उस पर हम देते हैं और उसको जिसने हमें पैसा दिया हो, ठीक है जी? ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, ये सबको पता। डिविडेंड क्या होता है? राइट गिवन टू शेयरहोल्डर, रिटर्न गिवन टू शेयरहोल्डर ऑन इन्वेस्टमेंट इन द पूल ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी का कैपिटल है 50 करोड़ का, कंपनी ने उस पर कमाए हैं $10 लाख, ठीक है? और कंपनी ये $10 लाख जो है ना अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उस $50 करोड़ में से इन्वेस्टमेंट अगर मेरी $1 लाख की है तो मुझे 1 लाख को 50 करोड़ से डिवाइड करके फिर परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आएगी, ठीक है? जो भी परसेंटेज, सॉरी, परसेंटेज जो है ना ऑफ डिविडेंड वो डिक्लेयर होती है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं कि जी 5% डिविडेंड है, 10% डिविडेंड। तो ये जो 10% या 5% या 8% होती है, ये कैपिटल की परसेंटेज होती है, कैपिटल पे अप्लाई होती है। कैपिटल का 50 करोड़ कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 10%, तो कंपनी अपने 50 करोड़ का 10% अपने शोल्डर्स में बांट देगी। अब जितना शेयर कैपिटल जिसने इन्वेस्ट किया होगा, था मैंने $1 लाख इन्वेस्ट किया है $50 लाख में से, तो मुझे $1 लाख के बराबर में जो भी हिस्सा बनता है वो मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द recommendations by board of directors. The return given to shareholders on investment in the pool of capital of the company and called dividend. Interim dividend क्या होता है? Given in the mid of the year. Given in the mid of the year. साल के बीच में अगर डिविडेंड हम दे रहे हैं, that is called interim dividend. और साल के
में अगर कोई डिविडेंड दे रहे हैं उसको हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड। ठीक है जी। देखिए आपका जो ईयर एंड होता है अगर दिसंबर को हो रहा है तो 30 जून को अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो वो डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में जुलाई और अगस्त में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यानी उनके घरों पे या उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में या उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दैट कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो ईयर एंड के बाद जब कंपनी के फाइनल अकाउंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2009 के फाइनल अकाउंट बन रहे हैं तो 2009 को तो फाइनल अकाउंट्स तैयार नहीं हो जाएंगे। फाइनल अकाउंट्स तो तैयार होंगे 2010 की शुरू की तारीखों में, एक डेढ़ महीने लग जाता है। उसके बाद मीटिंग होगी, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर होगा। 2010 में 2009 का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा होता है, पे तो 2009 में नहीं हो रहा, इसलिए वो रिकॉर्ड 2010 में ही होता है। ठीक है ना। तो फाइनल डिविडेंड जो है वो होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में कैश के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड भी फॉर्म में कैश के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरिम डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर होता है उसी साल पे हो जाता है, और फाइनल डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर होता है उसके अगले साल पे होता है। ठीक है जी। जनरल रिजर्व। देखिए कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है ना उसके तीन हिस्से कर देती है। जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसमें से सबसे पहला काम तो ये करती है कि डिविडेंड दे देती है। ठीक है जी। और वो डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी होता है, ऑर्डिनरी डिविडेंड भी होता है, इंटरिम और फाइनल दोनों में होता है। इंटरिम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स में भी दिया जा सकता है, ऑर्डिनरी में भी, और फाइनल डिविडेंड भी दोनों में दिया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जो अमाउंट बचती है ना, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने $100 कमाया है, हमने $50 तो बांट दिए अपने शोल्डर्स में द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बाकी जो $50 है कंपनी के ऊपर ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें से एक सर्टेन सब्सटेंशियल अमाउंट एक रिजर्व में डाल दे जिसका नाम जनरल रिजर्व हो। यानी लेफ्ट ओवर 50 लाख डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, $1 करोड़ का प्रॉफिट था, कंपनी ने $50 लाख जो है शेयर होल्डर्स में बांट दिए। रिमेनिंग $50 लाख जो है कंपनी मैक्सिमम पार्ट जो है उसका सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो एक रिजर्व में रखेंगे, जिसे जनरल रिजर्व कहा जाता है। जनरल रिजर्व जो है बेसिकली जो डिविडेंड्स हैं रिजर्व्स हैं, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी को जो प्रॉफिट होगा कंपनी अपने होल्डर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब जनरल रिजर्व में पैसे सेट असाइड करने का पर्पस ये होता है कि आपकी जो ट्रांसपेरेंसी और है ना वो बढ़ जाती है। रिजर्व में जो पैसा पड़ा होता है कंपनी के डायरेक्टर्स उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते बगैर कंपनी के शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। तो अगर रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है और कंपनी को रिजर्व का पैसा इस्तेमाल करना है तो उनको अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़े, उसके अंदर रेजोल्यूशन पास करें, वोटिंग करें। मेजॉरिटी अगर फेवर में देगी डायरेक्टर के डिसीजन की कि आप ये रिजर्व में से पैसा निकाल के इस्तेमाल कर लें तब करा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। रिजर्व में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, और इसलिए रखना चाहिए ताकि उस पैसे के ऊपर एक मॉरल चेक लगे। अच्छा फिर जाया जाता है रिटेन प्रॉफिट। देखिए जी, $100 का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, कंपनी ने $50 अपने शोल्डर्स में बांट दिए, $40 जनरल रिजर्व में डाल दिए, और जो लेफ्ट ओवर है $10 वो रिटेन प्रॉफिट है, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बिफोर इनकम। वो प्रॉफिट जो कंपनी ने सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी लेस एक्सपेंसेस करके निकाला, उसमें से सूद माइनस किए बगैर जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। ठीक हो गया जी। फोटो मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 3 पे। अब न्यूमेरिकल गेम शुरू है। असल में इसमें न्यूमेरिकल गेम बड़ा इजी है, इसमें न्यूमेरिकल गेम में कोई बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर कंपनी को होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम स्टेटमेंट से कैसे बनेगा, तो पहले से ओनरशिप में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वही अप्लाई होंगी। यूजुअली प्रॉफिट फॉर द ईयर इस तरह के क्वेश्चन में गिवन होता है क्योंकि ये सोल्ड डेटा एसेस नहीं कर रहा है, आपसे कंपनी जो प्रॉफिट होता है उसके तीन हिस्से बन जाते हैं, डिविडेंड में या रिजर्व में या रिटेन प्रॉफिट में। और डिविडेंड जो होता है या तो इंटरिम होता है या फाइनल होता है। आपको जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन होती है वो एक ट्रायल बैलेंस होता है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होता है, और आपसे मांग क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और मांग क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो चीज़ें आपसे मांग रहा होता है। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी कहते हैं कंपनी के कैपिटल को। एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट आपके सामने यहाँ बना हुआ है। इक्विटी के अंदर आ जाती हैं चार चीज़ें: ऑर्डिनरी शेयर्स, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट, बैलेंस। चौथी चीज़ जो है यहाँ पे एक होनी चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स की, अगर तो क्वेश्चन है गिवन है।
लेकिन होती नहीं है पेपर में। ये अपने प्रेफरेंस शेयर्स का मालूम नहीं है। ये नॉलेज भी इतनी ज़रूरी नहीं है होना अकॉर्डिंग टू द एग्जाम में सिलेबस। लेकिन फिर भी मैंने आपको इतनी तफसील उसकी बता दी टेस्ट कवर करने के लिए। ठीक है जी। अब आपको बिगनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है कि जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस है, ये गिवन है, रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, रिटेन प्रॉफिट में कितना है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल। अब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अगर शेयर इशू किया है तो इशू ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और वो इशू ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर की हेडिंग में आएंगे और फिर बैलेंस में जो कंपनी ने प्रॉफिट किया है अर्न वो रिटेन प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। उसमें से कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में तो रिजर्व बढ़ जाएगा और रिटेन प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपकी इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने इशू किया है तो कंपनी ने अपनी जो प्रॉफिट है उससे इंटरिम डिविडेंड दे दिया, तो बैलेंस भी कम हो गया। और फाइनल डिविडेंड है, और फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया रिटेन प्रॉफिट से। ये जो फाइनल डिविडेंड है ये प्रीवियस ईयर का होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर करंट ईयर का कोई फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है जिसको प्रपोज डिविडेंड कहते हैं तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहीं नहीं लिखेंगे और इग्नोर कर देंगे, इसलिए कि वो पे तो हुआ नहीं होगा, और जब पे हो जाएगा तभी रिकॉर्ड होता है। डिविडेंड के केस में अक्रूवल और प्री पेमेंट वाली जो ट्रीटमेंट है ना, जो कॉन्सेप्ट है, वो अप्लाई नहीं होता, एग्जेम्पशन होती है डिविडेंड के अंदर, क्या आप इस प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है जी। जब क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रश्न क्लियर हो जाएगा कि इसमें करना क्या होता है, इसमें फिगर्स उठानी होती है। ईजीएस्ट चैप्टर है जिसको थर्ड क्लास ग्रेड भी चाहिए होता है। पूरी कंपनी अकाउंट्स करके जाता है कि अगर आ गया तो इसमें तो गलतियाँ नहीं होगी। पेज नंबर 3 था। ठीक हो गया। ओके। अब कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो रह गई थी, तो हम उन डेफिनेशंस पे पहले आ जाते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएंगे। ठीक है। जो डेफिनेशंस रह गई थी उनमें इशूड कैपिटल रह गई थी। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जनरल पब्लिक को बताती है कि जी हमने कंपनी ने 50 लाख शेयर इशू किए हैं, $1 लाख $1 का शेयर है, ये इशूड कैपिटल है, द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ऑफर होते हैं। अब कंपनी बाहर बाहर के मुल्कों में ही होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। बाहर के मुल्कों में होता है कि अगर $1 के ऊपर अभी पूरा $1 नहीं चाहिए तो कंपनी ये कहती है कि ये नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो हमें कंपनी अपने शोल्डर से कहती है कि अभी $1 के एक शेयर के अगेंस्ट $1 नहीं चाहिए, अभी आप हमें 70 सेंट्स दे दीजिए और बाकी 30 सेंट्स बाद में दे दीजिएगा। वो जो 70 सेंट्स कंपनी शेयर होल्डर से डिमांड करती है और 30 सेंट्स छोड़ देती है कि अभी नहीं, 6 महीने बाद दे दीजिएगा, वो जो 70 सेंट्स होते हैं वो कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल। द कॉल्ड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू एंड पेड बाय द शेयर। डिविडेंड होता है वो जो होता है वो कॉल्ड अप कैपिटल पे किया जाता है विच इज यूजली पेड अप एज वेल, यानी जिसके ऊपर कंपनी ने कॉल किया और शेयर होल्डर्स ने उसके पैसे दे दिए। अगर कंपनी के पास अगर किसी के पास 1 लाख शेयर और उसने 70,000 कंपनी को दिए हुए हैं पैसे, अभी तक 20,000 नहीं दिए हुए, तो उसको डिविडेंड 70,000 के हिसाब से मिलेगा, 1 लाख के हिसाब से नहीं मिलेगा। 1 लाख तो इशूड था, 70,000 कॉल्ड है, तो अनकॉल्ड कितना हो गया 30,000 लेफ्ट ओवर कैपिटल दैट इज नॉट गेट आस्क्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है ये capital, उसे कहते हैं अनकॉल्ड। डेफिनेशन पेपर में बहुत कीमती है, बहुत आती है, पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं वापस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का जो टॉप है बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। ठीक है जी। ओके। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो हमने लास्ट बैलेंसेस है हमारे पास, जैसे मैं एक वापस डॉक्यूमेंट लेता हूँ, इसमें ये जो बैलेंसेस हैं कौन से वाले, ये वाले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व काइंडिंग बैलेंस प्रॉफिट, ये बैलेंसेस जोड़ते हैं और उठ के आ जाते हैं कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सबकी तस्वीरें आ जाएंगी और चैनल के ऊपर जो वीडियो है उसके नीचे पेज भी लगा हुआ होगा। ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट। ठीक है ना। तो आपके पास शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा, इन सब को ऐड करेंगे तो उसको शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन सब के ऊपर कंपनी के शेयर होल्डर का राइट है एट द टाइम ऑफ लिक्विड। क्या मतलब, अगर कंपनी खत्म होती है तो ये जो पैसा है ये शेयर होल्डर्स में बढ़, ठीक है।
उसमें अगर डिबेंचर्स क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन है या लॉन्ग टर्म लोन गिवन है तो ऐड कर देते हैं तो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर्स फंड में पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें, तो शेयर होल्डर्स फंड में जब आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऐड कर देते हैं तो बन जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। और उसके बाद फिर जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का उसी तरह बनता है जिस तरह एक नॉर्मल सोल ट्रेडर का हिस्सा बनता है नीचे वाला। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अब कैलकुलेशंस। डिविडेंड, आप डिविडेंड कैसे देंगे? परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय इशूड कैपिटल, यानी इशूड कैपिटल अगर वो फुल्ली पेड अप है यानी कॉल्ड अप है, जो भी कैपिटल की अमाउंट है उस पर परसेंटेज गिवन है तो अप्लाई कर। कभी कभी वो कहता है डिविडेंड के बारे में कि ये पर शेयर डिविडेंड दें, यानी 0.1 पर शेयर, 0.8 पर शेयर। तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, उनसे आप अमाउंट को जो डिविडेंड पर शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी। बहुत सिंपल है। कभी कभी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रहा होता तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ते हैं, फिर आपको कैपिटल देता है और पार वैल्यू दे रहा होता है। यदि कंपनी का टोटल कैपिटल तो 1 लाख है और एक शेयर 98 का है, तो टोटल कैपिटल इस वक्त है कितने का? नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ शेयर्स है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसको हम पार वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। और जब ये आ जाएगा तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएंगे और हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल चैप्टर होता है, इसमें कोई तमीज नहीं है। सही है जी। तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन की एक एक वीडियो आ जाएगी, आप वो वीडियो देखते रहेंगे और ये हैंड आउट सामने रखेंगे, फिर इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।